क्या भारत का S-400 अभी पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बनने वाला है? क्या पाकिस्तान को अपने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा है? और क्या भारत को अभी 600 नए हैमर मिसाइल के साथ साथ एक और नई इंडिजिनस मिसाइल भी मिलने वाली है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपने S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को और भी पावरफुल बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी सिर्फ नए लॉन्चर खरीदने की बात नहीं हो रही है, बल्कि रीसेंट वॉर से मिले एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस सिस्टम को अपग्रेड करके मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड को बनाने का प्लान किया जा रहा है। सबसे पहले S-400 के 91 N6E बिग बर्ड रडार और 96 L6C सर्वेलेंस रडार को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट्स दिए जा रहे हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट को और भी बेहतर तरीके से डिटेक्ट और ट्रैक करना होने वाला है। साथ ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एनिमी जैमिंग सिस्टम के खिलाफ रडार की रेजिस्टेंस को भी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। अभी दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स में ड्रोन्स, स्टैंडअप वेपन्स और स्टेल्थ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। इसीलिए भारत की तरफ से भी अपने रडार सिग्नल प्रोसेसिंग और टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्यूचर रोड मैप को भी अप्रूवल दिया जा रहा है, जिसके तहत भारत अपनी S-400 बटालियंस की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 तक ले जाने की प्लानिंग किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत के पास एशिया के सबसे बड़े लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद होने वाला है और भारत एशिया का सबसे बड़ा S-400 ऑपरेटर बनने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि फ्यूचर में S-400 अकेला काम नहीं करेगा। अभी आकाश NG, MRSAM और प्रोजेक्ट कूसा जैसे इंडिजिनस सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मिलिट्री प्लानर्स बडी फायरिंग बोल रहे हैं, मतलब S-400 सिस्टम लॉन्ग रेंज पर हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, एवेक्स और टैंकर जैसे एयरक्राफ्ट को एंगेज करेगा, जबकि आकाश NG और MRSAM क्लोज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करेंगे, जो कि ड्रोन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और दूसरे टारगेट को इंटरसेप्ट करेंगे। इससे S-400 सिस्टम की एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर मिसाइल को सिर्फ डेंजरस थ्रेट को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिलाकर भारत अभी S-400 सिस्टम को एक स्टैंड अलोन रशियन ऑरिजिन सिस्टम के रूप में इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड इंडियन एयर डिफेंस नेटवर्क का इसको हिस्सा बनाने का प्लान किया जा रहा है। और आने वाले सालों में प्रोजेक्ट कूसा के साथ मिलकर सुदर्शन चक्र को और भी मजबूत बनाने का प्लान भारत की तरफ से किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और जापान के बीच हुए एक हिस्टोरिक डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ से है। अभी भारत और जापान ने मिलकर फ्यूचर इंडियन नेवी वॉरशिप्स के लिए यूनिकॉर्न नेवल रेडियो एंटेना मास्ट को जॉइंटली डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया गया है। ये दोनों देशों के बीच पहला मिलिट्री हार्डवेयर को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन एग्रीमेंट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट भारत और जापान की एनुअल समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर सानाई ताकाइची की तरफ से किया गया था। अगर यूनिकॉर्न सिस्टम की बात करें तो इसका पूरा नाम यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड मास्ट है, जो कि ट्रेडिशनल वॉरशिप पर लगे हुए अलग अलग रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और सर्वेलेंस एंटेनाज को हटाकर उसको एक ही हॉर्न शिप रेडोम के अंदर फिट करता है या इंटीग्रेट करता है। इस वजह से शिप का रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इस मास्ट के अंदर टैक्टिकल डाटा लिंक्स, टैकन, IFF, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट में जैसे कई एडवांस सिस्टम को एक ही स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट किया जाता है। इससे सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस कम नहीं होता है, बल्कि मिसाइल और ड्रोन जैसे एरियल थ्रेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी और भी बेहतर बन जाता है। इस प्रोजेक्ट में भारत की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी संभालने वाली है, जबकि जापान की NEC कॉर्पोरेशन, सांपा कोग्यो और योकोहामा रबर जैसे कंपनीज एडवांस डिजाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे खास बात यह कि भारत अभी एशिया का सिर्फ दूसरा देश बनने वाला है जिसके साथ जापान इस तरीके की डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने वाला है। कुल मिलाकर यूनिकॉर्न मास्ट फ्यूचर इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के स्टेल्थ कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक इंप्रूव करने वाला है। साथ ही ये एग्रीमेंट भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी थोड़ा और मजबूत बनाने वाला और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और जापान की डिफेंस पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है।
अगला अपडेट हैमर मिसाइल की तरफ से है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अपनी अपकमिंग मीटिंग में लगभग 600 हैमर प्रिसीशन गाइडेड एयर टू ग्राउंड मुनिशन की प्रोक्योरमेंट प्रपोजल पर विचार करने वाली है। इस डील की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 2400 करोड़ होने वाली है। अगर इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के रफाल और तेजस को एक नया स्टैंड अप वेपन मिल सकता है। सबसे खास बात यह कि इस डील का एक बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर एग्जीक्यूट करने का प्लान किया जा रहा है। फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी वीएल अभी साथ मिलकर हैमर मिसाइल सिस्टम की प्रोडक्शन को भारत में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हैमर की कैपेबिलिटी की बात करें तो इसका पूरा नाम हाईली एजाइल मॉड्यूलर मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज है यानी ASSM है। ये एक स्मार्ट गाइडेंस किट और रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है जो कि नॉर्मल बॉम्ब्स को भी एक हाईली एजाइल और एक्यूरेट स्टैंड अप प्रिसीशन वेपन में कन्वर्ट कर देता है। इस वेपन में GPS, इनर्शियल नेविगेशन और इमेजिंग इन्फेट सीकर जैसे मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से ये खराब वेदर कंडीशन, माउंटेन टेरेन और हेवीली डिफेंडेड टारगेट के खिलाफ भी इफेक्टिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अभी के लिए इसका इस्तेमाल करना भारत के लिए एक तरीके से मजबूरी बन चुका है, क्योंकि रफाल में हम कोई भी दूसरी वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से हमको हैमर मिसाइल को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इसे अभी एक तरीके से मेक इन इंडिया के अंदर भारत में बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सकता है। और जितना पैसा हम फ्रांस को देने वाले उसका कुछ हिस्सा भारत में इन्वेस्ट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और तारा जैसे सिस्टम भी मौजूद है जो कि हैमर से भी बेहतर रेंज को डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल रफाल में नहीं कर सकते हैं। अगला अपडेट DRDO के इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की तरफ से है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अपनी अपकमिंग मीटिंग में DRDO के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लार्ज स्केल इंडक्शन को अप्रूवल दे सकता है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 2600 करोड़ बताई जा रही है। अगर प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो ये इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन आर्मी अभी करीब 100 मिसाइल लॉन्चर्स, 2300 मिसाइल्स और 5 ट्रेनिंग सिमुलेटर को इनिशियली खरीदने के बारे में प्लान बना रही है। इस पूरे वेपन सिस्टम का प्रोडक्शन भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से भी किया जाने वाला है। अगर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एक 3rd जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट टाइप की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसमें एडवांस इमेजिंग इन्फेट सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लॉन्च से पहले ही टारगेट को लॉक कर लेता है और मिसाइल फायर होते ही ऑपरेटर को टारगेट को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से सोल्जर तुरंत अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, फिर कवर ले सकता है, जिससे एनिमी के काउंटर अटैक से बचा जा सकता है। ये कैपेबिलिटी बैटलफील्ड में सर्वाइबिलिटी को बेहतर करने के लिए काफी जरूरी होने वाला है। ये मिसाइल मॉडर्न मेन बैटल टैंक्स, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और दूसरे हेवीली आर्मर टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पिछले कई सालों में इसके मल्टीपल डेवलपमेंटल और यूजर ट्रायल को भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है, जहां इसने अलग अलग ऑपरेशनल कंडीशन में अपनी इफेक्टिवनेस को प्रूव किया है और अभी आर्मी को इस तरीके की मिसाइल की काफी जरूरत पड़ने वाली है। कुल मिलाकर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के इंडक्शन से इंडियन आर्मी को इंपोर्टेड एंटी टैंक मिसाइल का एक इंडिजिनस अल्टरनेटिव मिल जाएगा। साथ ही फ्यूचर में प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को भी इसके प्रोडक्शन में शामिल करने का प्लान किया जा सकता है, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट के नए अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगे और भारत का मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और भी मजबूत हो सकेगा। अगला अपडेट पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क की तरफ से है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान टर्की के इंडिजिनस साइपर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इवैल्यूएट कर रही है। खबरों के हिसाब से टर्की के डिफेंस ऑफिशियल्स आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान को इस सिस्टम की कैपेबिलिटी दिखाने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसको लेके कोई भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, पर इस पर डिस्कशन होने की बात जरूर सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों की तरफ से अभी साइपर सिस्टम का असेसमेंट किया जा रहा है। इसका मेन कारण पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क को और भी मजबूत बनाना बताया जा रहा है और साउथ एशिया में लॉन्ग रेंज प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान नए जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश में लगा हुआ है। अगर साइपर की बात करें तो इसको टर्की की रॉकेटशन, असलेशन और टूबिक तक सेज ने मिलकर डेवलप किया है। ये टर्की का सबसे एडवांस इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम है, जिसके अंदर साइपर 1 और साइपर 2 वेरिएंट फाइटर एयरक्राफ्ट,
हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल जैसे मल्टीपल एरियल थ्रेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसकी फ्यूचर वेरिएंट पे भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि और भी लंबी दूरी के एंगेजमेंट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान अपने एग्जिस्टिंग चाइनीज ऑरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं है। रिसेंट मिलिट्री ऑपरेशन से मिले एक्सपीरियंस के बाद पाकिस्तान एडिशनल टेक्नोलॉजी को इवैल्यूएट कर रहा है ताकि उनका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को और भी बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय पर उनकी एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने पूरी तरीके से फेल कर दिया था, जिस वजह से अभी वो इस लूप होल को फिक्स करने की कोशिश कर और चाइनीज ऑरिजिन सिस्टम के बदले टर्किश ऑरिजिन सिस्टम को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।